तमाम अमेरिकी प्रेसिडेंट्स को इस बात का अंदाज़ा था कि दुबई का फंक्शनिंग होना, यूएई का फंक्शनिंग रहना, बिल्कुल हर चीज़ से बाहर रहना, वो हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर जीसीसी डूब जाता है तो वो सारी जो पेट्रो डॉलर एक हमारी वो बनी हुई है दुनिया के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये अगेन, इसको आप मिस कैलकुलेशन कहें, इसको आप ये कहें कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कहीं पे, आप इसको जो भी कहें, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन ये इट विल बैकफायर। अमेरिका को नुकसान इसका बहुत होगा। तो सबसे बड़ा बदमाश जो बैठा है सर इस खित्ते के अंदर वो है ही इजराइल, जो जो कहता है जो जो और ये तो वो वाली बदमाशी है ना कि जी मैं तुम्हें घर के अंदर भी घुसूंगा, वहां से भाग भी जाऊंगा, बदतमीजियां भी करूंगा। और क्योंकि बस मेरे जहन में एक 40 साल से एक प्लान है कि भाई हमने आपको ना मारना है किसी तरह से और हमने अपना बंदा वहां पे फिट करना है। तो मेरा नहीं ख्याल ईरान के अंदर किसी किस्म की कैपेसिटी है इस चीज़ की, ना ही दुनिया के अंदर कैपेसिटी है कि इसराइल को मजीद ग्राउंड दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्रिया, लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं अच्छा हूँ, और बड़ा आज मज़ेदार एक्सपीरियंस हुआ है। सर और एक तो बचपन की यादें ताज़ा हुई, और दूसरा ये है कि बड़ा गोरा माहौल मिला। वाह तो आज आप अपने बच्चे के लिए एक पीसी तैयार करने गए, सर। और मैं भी गया वहीं पे। अपना वो थोड़ा सा मैंने अपग्रेड करना था, और एक एनवीएमई नहीं थी चल रही, हाँ, वो ठीक करानी थी। तो वो हम आरबी आरबी टेक। टेक पे गए, और वो आई एम श्योर थोड़ा सा उनका प्रीमियम ज़्यादा होगा हफीज सेंटर से, हाँ। लेकिन बहुत गोरा माहौल कि वो ऊपर जो है वो सारे बैठे हुए हैं डब्बे हैं और हाँ। पैसों शैसों की डीलिंग, वो नीचे जो है वो काम हो रहा है। हाँ, और वो नीचे पहले सिस्टम जाता है और पूरी उसकी लिस्ट बनती है कि क्या चीज़ क्या है। यहाँ तक कि वो अगर कोई चीज़ पढ़ी ना जा रही हो तो उसको पहले खोलते हैं, सिर्फ ये नोट डाउन करने के लिए कि लगा क्या हुआ है। और वो मुझे वो भी बड़ा ना अस्पतालों वाली फीलिंग थी कि सब जो है ना वो अटेंडेंट्स इस तरह बैठे हुए हैं, मरीज उधर खुले हुए हैं, और वो डॉक्टर जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बुलाता था कि इसका ये, वो जिस तरह वो डॉक्टर नहीं बोलते कि सिगरेट पीते हैं तो इसका ये फलाना मसला हुआ था, हाँ जी ओके ओके तो बड़ा हाँ सर देखिए वो फीस सेंटर की ये वाली बात है कि आप देखें जैसे मैं गया पीसी बनवाने, आप गए पीसी ठीक करवाने, ये सारा कुछ फीस सेंटर में होता है। लेकिन फीस सेंटर में डिफरेंट पॉकेट्स बनी हुई हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं। तो और फीस सेंटर में होता है कि जब आपके पास चॉइस हो ना कि अच्छा यार मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको रेट देगा। फिर आप वो जाके एक और शॉप पे जाएंगे, फिर एक और शॉप पे जाएंगे, फिर एक चीज़ कहीं से लेंगे, दूसरी सस्ती वहाँ से मिल रही है वो ले लेंगे, केसिंग कहीं और से ले लेंगे, बोर्ड जो वो बड़ा टाइम लग जाता है, पूरा दिन है आपका वो। ये मतलब आप जाएँ अगर और ज़ीरो से पीसी बनवाना है तो मुझे 45 मिनट या घंटा लगा और उसके अंदर सब कुछ हो गया मेरा और बस वहाँ से निकल गए। तो ये फिर है ना सर्विस तो है और उसका प्रीमियम देने का मुझे इश्यू नहीं है। हाँ। और प्लस जो ज्यादा बात थी ना ये कि जरा बॉयज थे, बॉयज़ थे हाँ, हैं, और वो जरा पढ़े लिखे, पढ़े लिखे और वो हाँ। जो है ना जरा यो किस्म के, और वो बड़ा जो है ना वो अमरीकी स्टाइल में काम हो रहा था कि हर हाँ, चीज की इन्वेंट्री जी बन मान रही रही है। है। और तो वो, और वो बीच में जब उन्होंने कि यार वो इसकी ना पावर सप्लाई कौन सी है। हुँ, अब वहां पे ना शुरू शुरू में जब मैं गया ही तो मैं थोड़ा सा अनॉय होना शुरू हो गया कि यार सब कुछ तो हो गया, पावर सप्लाई, उन्होंने कहा जी खोलें। हुँ, मैं उधर गया, मैंने कहा यार इसकी अपनी ख़राब हो गई थी, मैंने वो डलवाई थी एक ब्रांडेड सिस्टम की। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रॉब्लम, उन्होंने खोल के, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये कॉर्नर कट नहीं कर रहे। हाँ। तो वो जो है ना आपने बस चुप करके साइड पे बैठ जाओ, करने दो उनको। हाँ, सर हाँ और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनके जब आप एंटर हो तो द्वार के ऊपर ना ढेर सारे वो लगे हुए सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। वो बेसिकली ये ऑथराइज्ड डीलर्स हैं बहुत सारे माल के। तो ये जब वारंटी देते हैं ना आपको तो ये वो वाली वारंटी नहीं होती कि आप बंदे के पीछे पीछे भागेंगे खुदा ना खासा वो ख़राब हो गया। वो इनकी जिम्मेदारी है, फिर आप वो क्लेम करवा के देते हैं जो वारंटी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है सर। आपको वारंटी जो है ना वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। वो 3 किस्म की होती है। एक तो आपकी चेक वारंटी होती है कि आप चेक करके ले जाएँ घर पे, अगर पटाखा बोल गया तुम्हारी टेंशन नहीं है। फिर चंद माह की होती है, फिर चंद साल की होती है। सो अब तो दौर मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक्स का ये है कि जब तक वारंटी ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये तो यूज़्ड चीज़ों के ऊपर आपको 3-3 महीने की वारंटी दे रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, मतलब मज़ा आया है, हाँ, बहुत आला। गुड है। तो हाँ किसी ने भी जाना हो तो ये गुलबर्ग में है आरबी टेक अल हफीज़ सेंटर में, तो आप जाएँ और देखें। और अगर आरबी टेक वाले देख रहे हैं हमें तो नेक्स्ट डिस्काउंट दें। डिस्काउंट दें नेक्स्ट सर अब आगे जाते हैं सर, जंग के बारे में बात करते हैं सर। सर हमारी सीरीज़ चल रही है मुख्तलिफ चीज़ों की। कल रात को और बड़ी चीज़ें हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दो चीज़ें की। एक तो रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दे छोड़ा जिसमें वो कहते हैं जी कि अब ये जंग जो है अपने एंड के करीब है।
हमने जो करना था कर लिया है, और हमें जो लग रहा था हम 4-5 हफ्तों में करेंगे, हमने कुछ दिनों में कर लिए। 1-1.5 हफ्ते के अंदर हमने ईरान को उड़ा के रख दी, उनकी नेवल फ्लीट को हमने ये कर दी, एयरफोर्स उनकी रिडंडेंट कर दी है, उनके मिसाइल्स जहाँ साइलोज हैं जो उनको उड़ा दिया है, ज़मीनी हमले कर दी, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। और उसके बाद उनकी 1 घंटे की कॉल हुई व्लादिमीर पुतिन से, जो कि इन्होंने ट्रंप साहब ने इनिशिएट की, और ट्रंप साहब ने उसके अंदर भी बात इसी किस्म की थी कि चलो जी उन ठंडा करिए मामलात। तो उसके बाद जैसे ये हुआ, क्रूड जो है वो मेरे ख्याल में 118 से सीधा जाके गया 90 पे, और 90 से भी थोड़ा कम आया। आज फिर खैर ऊपर चला गया, क्योंकि ये वो वाला फ्लेवर था, आई थिंक टेस्टिंग हो रही थी थोड़ी सी कि जी अगर हम ये करते हैं, मुझे तो यही लगा अगर करना था तो बंदा कह देता है कि जी अब हम कोई अटैक नहीं करेंगे और आप भी कोई अटैक ना करें, इस किस्म की कोई बात नहीं थी। उस करके पता चला कि जी तेल नीचे नीचे चला गया, और उसके बाद बैक टू वो था, फिर अटैक शुरू हो गए, फिर इसराइल पे भी अटैक हुए, ईरान के अंदर फिर अटैक हुआ। सो ये अगेन अब मुझे सर बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गया है कि इसके अंदर और फोर्सेस एट प्ले हैं बहुत ज़्यादा, जो जरा थोड़े ना मार्केट फोर्सेस, जो कि वॉर टाइम जो होता है वो फिर कमाई का टाइम भी होता है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। अब देखिए क्रूड जो है, अगर किसी को इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो कि जी क्रूड ऊपर जाने लगा है जंग से पहले, तो उतने पे जितना 75 का था सर बैरल, मेरे ख्याल में 75, जब जंग से पहले 70-80 के बीच में था, को बंदा क्रूड फ्यूचर्स जो है उठा के रख ले, जब वो जाएँ 100 प्लस के ऊपर, और पता हो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिपोर्टर को इंटरव्यू देना है, वो अपनी पोजीशन बेच दे, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले, फिर वो 90 में जाके फिर बंदा खरीद ले, फिर जब आज ऊपर गया फिर बेच दे। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है इसके अंदर एक कमाई की ऑप्शन मिल जाती है, तो मुझे तो इस चीज़ का भी खदशा हो रहा है कि या ये कोई मनी मेकिंग स्कीम की इसके अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है। जी सर, वो जो इनसाइडर जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी वो तो ये यकीनन करते होंगे। हाँ, वैसे तो ये जुर्म है और जुर्म है। अमेरिका में तो इस जुर्म को बड़ा सीरियसली लिया हुँ, जाता है, लेकिन जाहिर है लोग बाज तो नहीं आते होंगे। दूसरा ये है कि मतलब अब जो सुनने वाले हैं वो शायद ये भी कहेंगे कि यार आप हर दिन आके जो है ना एक नई थियरी पेश कर देते हो, हुँ, और वो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और उसकी वजह ये है कि वो हम भी आपके साथ ही देख रहे हैं, हाँ, और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ ज़हन में आता है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो असल हकीकत है उसका तो हमें नहीं पता, वो तो मतलब जो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बट आज मेरी जो है ना वो बात हो रही थी अगेन मलिक साहब से, तो उन्होंने उनका भी ये ख्याल था कि यार ये बहुत मिसकैलकुलेशन हो गई है हुँ, अमेरिका से, और मतलब ज़ाहिर है वो मिसकैलकुलेशन जो है ना वो मतलब बात ये है कि इसराइल तो पिछले 7 प्रेसिडेंट से ये कह रहा है कि हमला कर दो हाँ जी। ईरान पे। तो बुश सीनियर से लेके तो क्लिंटन से लेके तो बुश जूनियर से लेके तो किसी ने नहीं किया। ये वाला काम किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि ट्रंप ने अपनी पहली जो हुकूमत थी उसमें नहीं किया। तो अब जो है वो क्या हुआ हुँ, कि ये करना पड़ गया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मतलब हमने जिस तरह कल जो बात की थी कि जी अगर हर किस्म की जो मतलब कुछ लिहाज तो होता है ना जंग का भी, हुँ, अगर अमेरिका वो लिहाज भी छोड़ देता है और बिल्कुल बुलडोज कर देता है तो फिर वो फॉर द टाइम बीइंग इट विल कम आउट स्ट्रोंगर। हुँ, तो मतलब जो जीसीसी है उसको जो है वो और ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा, वो फिर उनसे शायद असला भी लेना पड़ेगा, उनके और ज़्यादा मातहत भी रहना हुँ, पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो बात ये है कि ये जो हम पेट्रो डॉलर करते रहते हैं, तो पेट्रो डॉलर किस वजह से है? बात ये है कि आपका वो जो जीसीसी ममालिक हैं, उन्होंने पेग की हुई है ना डॉलर में। हुँ, अगर वो पेग निकाल दें हुँ, कि जी हमारा तो ये नुकसान हो गया है, हुँ, तो अब हम कैसे पेग करें? दूसरा ये है कि उनकी अपनी करेंसी डॉलर के साथ पेग्ड है। हुँ, तो अब अगर वहाँ पे से मतलब बात वही है ना कि जी लोग जो पहले आते कहते थे कि यार दुबई में ऐसा करते हैं कि कारोबार शुरू करते हैं या पेटेंट बनाते हुँ, हैं। तो अब वो उनको जब सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वो अमेरिका की तरफ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर जीसीसी ने इसके बाद बिजनेस ही लूज कर जाना है, हुँ, तो फिर उनको क्या सवाब है अमेरिका के साथ पैग होने का? अगर उनकी करेंसी नहीं डूब जाना है तो वो पेट्रो डॉलर कैसे मेंटेन करेंगे? सो ये जो चीज़ है ना मतलब तमाम अमेरिकी प्रेसिडेंट्स को इस बात का अंदाज़ा था कि दुबई का फंक्शनिंग होना, यूएई का फंक्शनिंग रहना
बिल्कुल हर चीज़ से बाहर रहना वो हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर जीसीसी डूब जाता है तो वो सारी जो पेट्रो डॉलर एक हमारी वो बनी हुई है दुनिया के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये अगेन इसको आप मिस कैलकुलेशन कहें, इसको आप ये कहें कि कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं कहीं पे, आप इसको जो भी कहें क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या है। लेकिन ये इट विल बैकफायर, अमेरिका को नुकसान इसका बहुत होगा। बिल्कुल सर। और अगेन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी एक बड़ी वोकल किस्म की इस पॉइंट आप जो कर रहे हैं पेट्रो डॉलर की, ब्रिक्स के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बयानात उनके आते हैं कि डॉलर किसी तरह से अगर वीकन हुआ, अगर ये मुल्क मिल गए, देखिए उसके अंदर तो हम भी कंटेंडर हैं, हमारी भी एप्लीकेशन गई हुई है ब्रिक्स की, चाइना है, इंडिया और बड़े मुल्क हैं। तो वो सारा कंसोर्शियम जो है वो इफेक्टिवली तो इस चीज़ के लिए बन रहा है ना, किसी तरह आप ऑल्टरनेटिव दुनिया के अंदर बनाएं कि जी अच्छे मुल्क बैक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसके भी सख्त खिलाफ बोले, बड़ी दफ़ा बोले उन्होंने आके कि जी मैं ये नहीं होने दूंगा। ये उसकी भी एक वर्जन हो सकती है उसके अंदर। अलबत्ता बहुत ज़्यादा जो डिफेंस एनालिस्ट जिनको मैं सुनता हूँ, वो उनका इस कल वाली चीज़ के ऊपर ना ये है कि जो बहुत लोग अब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जंग जो है अमेरिका हार चुका है। ये मैं आपको और थ्योरी पेश कर रहा हूँ कि अमेरिका जंग हार गया। अब वो एक ये टर्म नोट डाउन कीजिए, फेस सेविंग ऑफ रैंप ढूंढ रहे हैं कि वो क्या होगा। एक बंदा है जिन्होंने जंग जैसी शुरू हुई थी ना, उनकी प्रोडिक्शन थी जो कल थोड़ी थोड़ी वाजी हुई। वो दाढ़ी सी है उनकी, अमेरिकन ही है। वो कहता है कि ये बंदा जो है ना, इसका अपना जो एमओ है वो इस किस्म का है कि ये चीज़ें करता होता है और उसके बाद जब ये यू टर्न लेता है ना तो इसकी बेस दे ईट इट अप, और वो कहते हैं ठीक किया इसने। तो कह रहे हैं लेकिन अभी तक उसको ना वो वे आउट जो है ना उस तरह से जो जरा मज़ेदार 100% वाला वे आउट है, वो इस चीज़ के अंदर मिल नहीं रहा। और वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जिस मुल्क के साथ ये जंग के अंदर गया है, मे बी अमेरिका या ट्रम्प्स हार्ट वाज नॉट 100% इन इट। थोड़ा हैंड फोर्स किया नेतन्याहू और इसराइल ने। कहते हैं लेकिन अब नेतन्याहू और वो तो 100% इन्वेस्ट हैं कि जी तब तक मारी जाओ जब तक हमारे इंडरोड्स नहीं बनते ईरान के अंदर। और वो अमेरिका के बगैर हो नहीं सकता, सीधी बात है। तो ट्रंप ने अब इसमें से निकलना जब है तो वो इस तरह से फंस गया है। जो डे वन से लोग बात कर रहे हैं ना, ये फंस गया है। वो फंसा अपनी शायद नेशनल अमेरिकन बेस की वजह से नहीं है या अमेरिका के अंदर नहीं है। वो तो इसके मेरे ख्याल में 300 स्पोक्समैन है जो जाके इसको डिफेंड रोज करते हैं मीडिया के ऊपर जाके। फंसाओ जो है वो इसी चीज़ का है कि जी जो इसराइल के साथ मिलकर आपने किया है ना, वो ऐसी अलायंस है जिसको ये तोड़ नहीं सकता। और इस जंग के अंदर उसी वजह से नहीं तोड़ सकता इस अलायंस को कि जी क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जो जूइश लोग हैं और जो लॉबी है और जो भी कहते रहते हैं वो, सो इस तरह से फंस गया। तो एक फेस सेविंग ऑफ रैंप जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और कल का जो ये सारा था टॉपिक ड्रामा कि जी अब हमने जो करना था हमने कर ली वाली चीज़, शायद वो इसराइल के लिए भी टेस्टर था कि जी आप करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये जो है ना कि जंग जीतना जंग हारना, इसको बड़ा उसमें ज़रूरी है ये ज़हन में रखना कि वो ज़ाहिर है कि जब ईरान और अमेरिका की जंग होगी तो ज़्यादा नुकसान ईरान का होगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा ईरान का ख़राब होगा, लोग भी ज़्यादा ईरान के जी। जहाँ बहक होंगे। लेकिन जब जंग की बात होती है ना तो उसको इस तरह से देखा जाता है कि क्या आपके जो अज़ाइम थे जंग शुरू करने से पहले वो पूरे हुए या नहीं हुए। अगर तो पूरे हुए तो फिर आप जीते हैं, और अगर वो पूरे नहीं हुए तो फिर आप जंग हारे हैं। हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि अ, आपके जो जीसीसी ममालिक हैं इनको, मतलब क्योंकि जाहिर है इधर बहुत ज़्यादा वेल्थ का शिफ्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ ऑयल एंड एवरीथिंग, और ये वापस अपनी बहुत सारी वेल्थ इन्वेस्ट कर रहे थे यूएस के अंदर। अब अगेन मतलब ये अगर अपने 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स की जो इनकी इन्वेस्टमेंटें हैं वो ये निकालना शुरू कर देते हैं, ये एक अच्छी भली मुसीबत बन सकती है उस इकोनॉमी के लिए। तो फिर वही बात है कि अब हमें नहीं फ्यूचर का पता, लेकिन अगर वो हो जाता है, मतलब अगर तो मज़ीद डिपेंडेंस आती है तो अमेरिका जीत गया। हम्म। अगर मज़ीद डिपेंडेंस नहीं आती बल्कि ऑन दी अदर हैंड ये अपनी वंस थिंग्स नॉर्मलाइज ये अपनी इन्वेस्टमेंटें निकालनी शुरू कर देते हैं तो, और यहाँ इनकी इकोनॉमी जो है वो नुकसान की वजह से कोप अप नहीं कर सकती और वो डॉलर के साथ पैक्ड नहीं रह सकती, तो मसला, तो ये बड़ा अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। एग्जैक्टली। और अगेन सर हम इसको वही वाली बात है, 12-13 दिन हो गए हैं, क्लोजर टू 2 वीक्स मामला चला गया है। और 5 वीक्स तो मुंह से कहा गया है कि करेंगे हम, अगर आप कल की वो चीज़ निकाल देंगे जो करना था हमने कर लिए।
तो हर दिन कोई ना कोई उसके ऊपर अपडेट है और उसको बस देखते रहिए और अल्लाह करे कि मामला जो है वो एस्केलेशन के अलावा डी एस्केलेशन की तरफ जाए और इसके अंदर ज़ाहिर है ईरान की तरफ से भी थोड़ा सा आएगा। ये भी तो सर ये पॉसिबिलिटी तो कोई कंसिडर नहीं कर रहा ना कि फ़र्ज़ करें अमेरिका जो है वो सीरियसली कहता है कि चलो जी बस हमने कर लिया जो करना था। आपके जो हमने तालिबान के साथ किया था, तालिबान को हमने मारने गए थे, पता नहीं कितने साल बाद तालिबान ही वापस आ गए यहाँ पे हम ख़ुमैनी साहब को मारने गए थे, उनको मार के हमने उन्हीं का फैमिली का बंदा आ गया। तो ये तो एक डिफीट ही है ना, उस तरह जो चाह रहे थे वो नहीं अचीव करते, बट लेट्स से अमेरिका इस सबको मद्देनज़र रखते हुए फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ अमेरिका एंड द वर्ल्ड कहता है जी कि अनलाइकली बात है, बट लेट्स से कहता है कि बस करो जी। ईरान कहता है हमने नहीं बस करना, फिर क्या करेंगे आप? नहीं तो ईरान ने तो ये कल किया ना, ईरान ने दो बड़ी अहम चीज़ें की हैं। एक तो ये कि उन्होंने CNN को कहा कि आ जाओ। हाँ जी। सो CNN अब अंदर है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, उन्होंने कहा आप देख भी लेके क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि जी वो ट्रम्प साहब कभी कहते हैं कि अच्छा हम जंग ख़त्म करने लगे हैं क्योंकि हमारे अज़ाइम पूरे हो गए हैं, कभी वो कहते हैं नहीं अभी हमने 5 हफ्ते लड़ना है। वो ईरान ने कहा है जी कि ये जंग तो तब ख़त्म होगी जब कोई गारंटर बीच में आएगा और ये गारंटी देगा कि अब दोबारा ये करेंगे नहीं। हाँ, वरना तो ये जुलाई में भी हुई थी और उसके बाद अब फिर हो गई है, हाँ, तो अब ये कह रही है कि अच्छा हम बाय बाय वापस जा रहे हैं तो हम इजी होकर और बैठ फिर आ जाएं। जाएँगे। वो फिर आ जाएंगे, तो ये ऐसे अब ये जंग रुकनी ही नहीं जब तक कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी नहीं होती क्योंकि और अगेन सर गारंटी देने वाले तो 2 बड़े मुल्क हैं, वो रूस है, चीन है। लेकिन रूस तो इन्वॉल्व हो गया ना कल रात से, पुतिन से बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो रूस इफेक्टिवली तो इन्वॉल्व हो गया आई थिंक और रूस तो एक ही पेज पे है, वो कहता है ठंडी कर दो। अब चीन इसके अंदर आता है और अगेन ये 2 मुल्क गारंटी दे सकते हैं, उसके अंदर मतलब पाकिस्तान भी एक एडिड चीज़ हो सकती है, उसके अंदर और मुल्क भी एक एडिड हो सकते हैं जो मतलब बाहर पर फ्रीज में, बट मेन तो 2 मुल्क ही हैं जो इसके अंदर जाके किसी किस्म की गारंटी दे सकते हैं, जो अमेरिका सुने। तो ये बात जो है अगेन कितनी ये अब अगेन सर एंड ऑफ द डे फिर डिप्लोमेसी काम आती है ना कि वो कौन करेगा, कैसे करेगा? हाँ जी, बेसिकली अमेरिका सुनने की बात नहीं है, जिनकी ईरान सुने वही, हाँ। कि वो गारंटर बन के तो वो जाएगा ना कि जी अच्छा अब मेरी गारंटी है कि नहीं होगा। हाँ, और उनको भी कुछ शराइत पेश की जाएँगी कि देखें जी मुस्तफ़ा साहब आए हैं, अब मुस्तफ़ा साहब को जब वो कहें ना कि जी चलो सीवी बनाइए न्यूक्लियर तो आपने नहीं बनाने देना उनको मतलब और अगेन सर वो जो JCPOA हुआ था जब हुआ था ओबामा के दौर पे, वो भी तो देखिए ज़्यादती हुई थी ना ईरान के साथ। उन्होंने तमाम मुल्क बीच में पड़े, उन्होंने कहा जी कि ये कंडीशनैलिटी है, इसके तहत आपने ना न्यूक्लियर पे नहीं जाना। ईरान मान गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था हम सैंक्शंस अब उतार देंगे आपके ऊपर से ताकि आपकी इकोनॉमी ज़रा बेहतर हो, आपकी चीज़ें ज़रा फ्री हो मामला। उन्होंने सैंक्शंस नहीं उतारी। तो ईरान ये भी तो मांगेगा ना बीच में कि भाई अगर हम फ़र्ज़ करें हम भी प्ले बॉल कर रहे हैं और हम ये भी हमने हमने कुछ भी खाई, उसके बाद हम कह रहे हैं हम अपना बड़ा बम भी नहीं बना रहे नंबर 2 और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अब सैंक्शंस भी हटाएँ तो हमें सारी चीज़ों की अगेन वही गारंटीज़ जो हैं। सो अगेन हर चीज़ में सर कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग जो है एंड ऑफ द डे उसको खोजना चाहिए, हम भी खोज रहे हैं। तो अब ईरान के अंदर अगर ये जंग जो है ये लड़ने के बाद अगर कोई बेहतरी आ सकती है, तो ईरान तो प्रोबब्ली उस चीज़ को चाहेगा। इज़राइल इस चीज़ को चाहता है नहीं चाहता ये एक अलग बात है और वो सबसे बड़ा क्योंकि सबसे बड़ा बदमाश जो बैठा है सर इस खित्ते के अंदर वो है ही इज़राइल जो जो कहता है जो जो और ये तो वो वाली बदमाशी है ना कि जी मैं तुम्हें घर के अंदर भी घुसूँगा, वहाँ से भाग भी जाऊँगा, बदतमीज़ियाँ भी करूँगा और क्योंकि बस मेरे ज़हन में एक 40 साल से एक प्लान है कि भई हमने आपको ना मारना है किसी तरह से और हमने अपना बंदा वहाँ पे फिट करना है। तो मेरा नहीं ख्याल ईरान के अंदर किसी किस्म की कैपेसिटी है इस चीज़ की, ना ही दुनिया के अंदर कैपेसिटी है कि इज़राइल को मज़ीद ग्राउंड दिया जाए। हाँ जी, और बहरहाल वो चीज़ बहुत सोचने वाली है कि मतलब ज़ाहिर है ईरान तो ये आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पिछले बहुत दिहाइयों से चाह रहा है, लेकिन इज़राइल। सॉरी इज़राइल तो ये बहुत दिहाइयों से चाह रहा है, लेकिन वो अमेरिका मानता तो नहीं था। नहीं, ये अब क्या हुआ है हाँ, कि कि वो मान गए। हाँ, तो ये बड़ा ये भी देखने वाली किसी चीज़ के है। साथ भी गेम हो सकती है सर ये असल में ये वाली बात है। तो सर ये एक बात होगी सर जंग की लिहाज से अपडेट्स एक और सर अपडेट कर लेते हैं वो ज़रूरी खबर है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप हॉकी जो क्वालिफायर्स हैं उसके अंदर जापान के साथ हमारा बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ जिसके अंदर जापान को हमने शिकस्त दी 4-3 से और इस मैच के बाद से पाकिस्तान जो है अब 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और तमाम लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। आज से कुछ देर पहले ही हॉकी जो थी उसके इर्द-गिर्द बड़ी कंट्रोवर्सी और बड़े मसले मसाइल चल रहे थे जो ये ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम और वहाँ पर उनको ना कोई लिविंग स्टैंडर्ड था, ना कोई प्रैक्टिस स्टैंडर्ड था, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड था और ये लड़के जब वापस आए हैं तो फिर बड़ी लान-तान हुई है, बड़े लोग तबादले हुए हैं, बड़े लोग जो हैं उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ गया और ये अलबत्ता एक अच्छी चीज़ हुई है हॉकी की हद तक और इसके साथ-साथ ही मियां शबाज़ शरीफ साहब ने
15-15 लाख रुपए अनाउंस किए इनाम, जो लोग क्वालिफाई करके आए हैं वहाँ से, जो कि चले अच्छी बात है, देने चाहिए उनको पैसे। और अब खैर से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। हाँ जी, और वो आप देखें कि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो कैप्टन था जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आया और वो कह रहा था कि जी अगर हमें सड़कों पे ना ख्वार कराया जाता और हमें ये टेंशन ना होती कि रहना कहाँ है और खाना कैसे है, तो हम वहाँ पे भी थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा देते। तो वो बात शायद ठीक थी। उसकी वजह ये है कि ये जब ये सारा शोर मचा और फिर नकवी साहब ने इनको 10-10 लाख के चेक दिए, तो उसके बाद ये फिर जापान से जीते हैं और ये क्वालिफाई कर गए हैं 8 साल बाद। तो मतलब जाहिर है, मतलब सर अगर स्पोर्ट्स में इतने मतलब प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आपको एथलीट को बहुत ही बेसिक किस्म के मसाइल से तो दूर रखना पड़ता है। दूर रखना पड़ेगा तो वो परफॉर्म करेगा। हाँ, सीधी बात है सर। अगेन, और देखें, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे किसी स्पोर्ट में ऐसे नहीं होता, क्रिकेट में तो ऐसे होता है। क्रिकेटर्स जो प्रोफेशनल जो टीम के अंदर आ जाए, फिर उनके साथ ये मसले मसाइल तो नहीं होते ना। एक ही बस में ट्रैवल करते हैं, एक ही होटल में सबको अपने अपने कमरे मिलते हैं, शेयर्ड कमरे मिलते हैं, खुराक, आना जाना, ये वो सारा कुछ फिर जो मोरलेस सॉर्टेड होता है ना। तो अगर क्रिकेट को इस किस्म की इज्जत दी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा लोग देखते हैं, चले मान ली, तो हॉकी को इस किस्म की इज्जत देंगे तो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे, जीतेंगे, तो फिर ही ऑडियंसेस जो है वो वापस हॉकी की तरफ आएंगी। और कितना अच्छा टाइम है सर हॉकी की तरफ आने का। क्रिकेट से लोग तंग आ रहे हैं, तो हॉकी की तरफ आने का बड़ा अच्छा टाइम है ये। हाँ, बिल्कुल। और दूसरे वो सॉरी इससे थोड़ा सेगवे करते हुए वो जंग पे वापस जाते हुए, इंडियन पंजाब में 10,000 शादियां खतरे में पड़ गई हैं क्योंकि एलपीजी नहीं मिल रही और अब नहीं पता कि वो फंक्शंस हो पाएंगे कि नहीं हो सर पाएंगे। 10 सालों की शादी नहीं हो रही नहीं, शायद मतलब इस वक्त पता नहीं है कि वो होगी कि या नहीं डिले होगी। हो रही है? हाँ, डिले तो कम से कम डिले हो रही है। तो सर देखें, ये साइंस है सर। मतलब ये जंग की वजह से हो रहे हैं, उसके हम खिलाफ हैं, लेकिन ये कई दफ़ा साइंस होते हैं कि मतलब कुछ इस 10,000 में से कुछ कपल्स जो हैं वो फिर सोचेंगे ना कि भाई ज़रा अपने ऊपर, और शायद उसके बाद उनका हो कि यार ये ठीक नहीं था जो हम करने जा रहे थे। तो ये सर इसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग की है ना सर। आप ये कह रहे हैं कि वो कपल्स इसको कुदरत का इशारा समझे? नहीं, इशारा समझे ना समझे, बट वो आपको पता है वक्त और कुदरत जो है ना वो हैंड इन हैंड चलते हैं कभी कभार। और वो कभी कभार वक्त जो है ना वो बहुत चीज़ें बता देता है, बड़ी लोगों की असलियत सामने आ जाती है, अमूमन मर्दों की, कि भाई वो बंदा क्या है यार कि ये फिर ठीक नहीं है हो रहा ना। अगर नहीं है, मतलब कोई सर फर्ज करें शादी बस होने लगी है और उसको लास्ट मिनट जो है कोल्ड फीट हो रही हैं, लेकिन आप अब सब तैयारियां हो गई हैं, अब गोश्त कट गया है, अब जोड़े बन गए हैं और जेवर जो है वो खरीदा गया है, लेकिन एलपीजी नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन तो नहीं हो सकता। तो वो कोल्ड फीट वाला जो है अब उसके अंदर हिम्मत आ गई कि वो वापस जाएगा और अपने घर वालों से या अपने बड़े भाई बहन से बात करेगा, यार कि देखो मुझे पहले ये फीलिंग आ रही थी, तो ये कुछ कुछ तो है बात, तो ज़रा आप जाके ना बात करें, इसको कल ठीक कराएं इस सिस्टम को, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो सर बचत है सर इसके अंदर बड़ी, 2 लोगों की। बिल्कुल वो बचत है। दूसरा ये कि वो शायद जो इंडियन पंजाब जिस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है कि बिग फैट पंजाबी वेडिंग, हाँ, तो उसमें भी शायद कोई तब्दीली आ जाए उस कल्चर में। हाँ। आपको पता है कि इंडियन पंजाबी जो वो बिग फैट जिसको कहते हैं वेडिंग, उसमें वो तौहीन समझते हैं कि खाने का टाइम लिखा हो या खाने का कोई टाइम हो। वो कहते हैं कि जब मेहमान एंटर हो ना तो खाना खोल दो, और जब तक मेहमान खड़ा है ना खाना खुला हुआ है कि जिसका जब दिल करे वो वाह! फंडिश नहीं हो रहा वहाँ पे। नहीं, बारिश नहीं हो रही। तो वही वाली चीज कि वो कोई मतलब आप मेरे ख्याल में सर निमको पे हो जानी चाहिए शादी। हाँ। कि मतलब क्या तो है। क्या है, खाना घर जाके खा लें या ड्राइव थ्रू पे चले जाएँ वो शादी के बाद और वहाँ जाके खा लें। ये जब रोटी का ज़रा है कॉन्सेप्ट हाँ, पंजाबियों में ख़ास तौर पे। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ वो मुझे पता नहीं क्यों आज चीज़ें लेट याद आ रही हैं। अब वो कंप्यूटर वाली मुझे एक चीज़ याद आ गई कि रैमें महंगी हो गई हैं। उसका खैर जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ये एआई ने बेड़ा गर्क की है कि जो 38,000 रुपये की 64 जीबी की रैम थी जी वो सर। 1,32,000 रुपये की हो गई जी है। सर, रैमें बहुत महँगी हो गई हैं। और वो तो मतलब इस तरह की अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं हुँ, कि सैमसंग का जो रैम डिवीजन है हुँ। उसने सैमसंग के फोन डिवीजन को रैम बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये कम पैसे देते हैं हम मार्केट में बेचेंगे। मैं क्या हो रहा है ये। सर आप ये भी देखें, एक तो चलें एआई कह लें और बाकी चीज़ें कह लें, सर दूसरा देख लें कि एक्सपोनेंशियली आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं जिनमें रैम डलती है, वो पीसी हो जाए, वो मोबाइल फ़ोन हो जाएँ, वो गेमिंग कंसोल हो जाएँ, वो टीवी हो जाएँ, कुछ हो जाए, उनमें रैमें बढ़ गई हैं। आप पिछले 5-6 साल में जो काम 2 जीबी में होता था वो 8 में होता है, जो 8 वाला 16 में होता है, 16 वाला 32 में होता है, क्योंकि पीछे सॉफ्टवेयर जो है वो कहता है मैं 32 पे मज़ा ले रही हूँ, तुम क्यों 16 पे मुझे रगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो।
तो अब वो रैम है सर, डिमांड भी तो बढ़ गई है ना, क्योंकि इस फ़ोन एक फ़ोन जो है नॉर्मल सैमसंग का, उसके अंदर मेरे ख्याल में 16-32 पता नहीं कितनी जीबी रैम आना शुरू हो गई है। तो सर ठीक है ना फिर, अब एक और ये भी तो वजह है ना कि रैम जो है चाहिए भी तो बहुत ज़्यादा है आपको। हाँ, बिल्कुल। और आजकल तो मैंने सुना है रेयर अर्थ पे भी मुश्किल से मिल रही फिर हैं। ऐसा ऐसे ही है सर, क्या करें। ज़्यादा लेते सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।